नमस्कार बच्चों, ईसा क्लासेज अलवर ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। देखिए बच्चों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है पत्र एवं प्रारूप लेखन। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसके अंदर हम लोगों ने सामान्य कार्यालयी पत्रों के बारे में चर्चा करी थी। आज का हमारा जो पत्र है वह है अर्ध सरकारी पत्र। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अर्ध सरकारी पत्र किसे कहते हैं और इसकी विशेषताएं क्या होती हैं और इसका प्रारूप क्या होता है, और उसके बाद में मैं आप लोगों को जो कार्यालयी पत्र, सामान्य कार्यालयी पत्र पढ़ाया है वो और अर्ध सरकारी पत्र, इन दोनों में अंतर बताऊंगा कि इन दोनों में जो बेसिक अंतर होता है वो किस चीज का होता है। तो चलिए देखते हैं अर्ध सरकारी पत्र किसे कहते हैं। देखिए बच्चों, अर्ध सरकारी पत्र यानी कि अर्ध सरकारी, एक होते हैं सरकारी पत्र जिनको सामान्य कार्यालयी पत्र बोलते हैं। ये पत्र भी कार्यालयी पत्र होता है, सरकारी पत्र होता है, लेकिन इसे अर्ध सरकारी पत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि सामान्य तौर पर जो कार्यालयी पत्र होते हैं वो एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को भेजे जाते हैं या लिखे जाते हैं, किंतु ये जो अर्ध सरकारी पत्र होता है ये किसी कार्यालय की ओर से नहीं लिखा जाता है बल्कि किसी अधिकारी के द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर लिखा जाता है। ये एक बेसिक अंतर है सामान्य कार्यालयी पत्र और अर्ध सरकारी पत्रों में। वापिस से सुनिए कि जो सामान्य कार्यालयी पत्र होते हैं, यानी कि जैसे पत्र दो तरह के होते हैं, एक औपचारिक पत्र होते हैं और एक होते हैं अनौपचारिक पत्र। तो जितने भी कार्यालयी पत्र होते हैं वो सारे के सारे औपचारिक पत्र होते हैं, सरकारी पत्र होते हैं, कार्यालयी पत्र होते हैं, किंतु उन सभी पत्रों से ये अर्ध सरकारी पत्र किस तरह से अलग है, तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है बच्चों कि जो कार्यालयी पत्र होते हैं वो कार्यालय के द्वारा लिखे जाते हैं, किंतु जो अर्ध सरकारी पत्र है वो किसी कार्यालय के द्वारा नहीं लिखा जाता बल्कि उस कार्यालय में कोई अधिकारी विशेष होता है, उस अधिकारी के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, और वापिस से सुनो, देखो यहां पर मैंने पहली लाइन लिखी है कि सरकारी प्रयोजन से, यानी कि ये जो अर्ध सरकारी पत्र होते हैं ये कब लिखे जाते हैं, इनका लिखने का उद्देश्य क्या होता है, या परिभाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इन पत्रों के अंदर जो विषय होता है वो विषय तो कौन सा होता है, सरकारी होता है। विषय तो क्या होता है, सरकारी होता है। इन पत्रों को लिखने का जो प्रयोजन होता है, प्रयोजन मतलब इन पत्रों को लिखने का जो उद्देश्य होता है वो सरकारी ही होता है, लेकिन ये व्यक्तिगत स्तर पर लिखे जाते हैं। ये किस स्तर पर लिखे जाते हैं? व्यक्तिगत स्तर पर लिखे जाते हैं। ये किसी अधिकारी को लिखे जाएंगे या कर्मचारी को या गैर सरकारी व्यक्ति को भी लिखे जाते हैं। जी हां, ये तीन चीजें ध्यान से समझो। ये क्या कह रहा है कि ये जो अर्ध सरकारी पत्र हैं किसी सरकारी प्रयोजन को पूरा करने के लिए, किसी सरकारी उद्देश्य को पूरा करने के लिए, ये किसी अधिकारी के द्वारा किसी अन्य अधिकारी, लेकिन वो अधिकारी जो होगा या तो उसके समकक्ष होगा, कैसा होगा वो, उसके समकक्ष होगा, या उसके अधीनस्थ कर्मचारी यानी कि जो उसके अंडर जो वर्क कर रहा होगा उस अधिकारी को लिख सकता है। अपने से उच्च अधिकारी को कभी भी अर्ध सरकारी पत्र नहीं लिखा जाता है। तो यहां पर देखिए अर्ध सरकारी पत्र की ये परिभाषा है बच्चों कि यहां सरकारी प्रयोजन से किंतु व्यक्तिगत स्तर पर किसी अधिकारी या कर्मचारी या गैर सरकारी व्यक्ति को ये पत्र लिखे जाते हैं। तो ये आपको पहली लाइन समझ में आ गई होगी कि जो अर्ध सरकारी पत्र हैं वो व्यक्तिगत स्तर पर लिखे जाते हैं। व्यक्तिगत स्तर क्या होता है इसको समझे बच्चों कि इंडिविजुअल, जैसे हम लोग सामाजिक पत्र लिखते हैं, जैसे मित्रों को पत्र लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना, जैसे अपने से बड़ों को पत्र लिखते हैं, तो जो सामाजिक पत्र लिखते हैं तो वो पत्र कौन से कहलाते हैं? अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। तो आप लोग यहां से इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाओगे कि ये जो पत्र होते हैं होते तो सरकारी पत्र ही हैं, औपचारिक पत्र ही होते हैं, लेकिन इन पत्रों के अंदर जो भाषा शैली होती है, जो भाषा शैली होती है वह कैसे होती है? अनौपचारिक पत्रों की जैसी होती है। इनफॉर्मल जो लेटर्स होते हैं उनकी जैसी भाषा होती है। ये एक अंतर है। और ये पत्र जो है एक अधिकारी अपने समकक्ष अधिकारी को या अपने अधीनस्थ कर्मचारी जो होते हैं उन्हीं को ये पत्र लिखे जाते हैं। और कब लिखे जाते हैं? किसी विषय पर, किसी विषय पर कोई मुद्दा ऐसा है जो बिल्कुल गोपनीय रखना है,
कोई विषय ऐसा है जो बिल्कुल गोपनीय रखना है, उस गोपनीय विषय पर ये एक पत्र जो है वैचारिक आदान प्रदान करने के लिए लिखे जाते हैं। और क्या लिखा जाता है? किसी मामले पर ध्यान आकर्षण कराने के लिए। मान लीजिए कोई कार्य ऐसा है जो कई दिनों से हो नहीं पाया है, वो कार्य करने में विलंब हो गया है, तो उस अधिकारी को ध्यान दिलाने के लिए, उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए एक अधिकारी के द्वारा दूसरे अधिकारी को लिखा जाता है। लेकिन स्तर कैसा होता है? इसका व्यक्तिगत स्तर होता है। तो वापस सुनिए, ये 2 लाइनें यहां तक मैं समझा चुका हूं कि ये सरकारी प्रयोजन से लिखे जाते हैं किंतु व्यक्तिगत स्तर पर लिखे जाते हैं। ये किसी अधिकारी को लिखे जाएंगे, कर्मचारी को लिखे जाएंगे या गैर सरकारी व्यक्ति को भी लिखे जाएंगे। लेकिन जब गैर सरकारी व्यक्ति को लिखते हैं तो इन पत्रों का जो विषय होगा वो कौन सा होगा? सरकारी विषय ही होगा। विषय कौन सा होगा? सरकारी विषय ही होगा। ठीक है, ये पत्र किसी अधिकारी के द्वारा अपने समकक्ष, अपने समान अधिकारी को या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारी को ही लिखे जाते हैं। 2 चीज ध्यान रखें कि ये पत्र किसी अधिकारी के द्वारा अपने समकक्ष या अधीनस्थ अधिकारी को ही लिखे जाते हैं। ये पत्र कब लिखे जाते हैं? ध्यान सुनिए, ये पत्र कब लिखे जाते हैं? जब कोई मामला गोपनीय हो, यानी कि कोई विषय ऐसा है जिसे गोपनीय रखना है, गुप्त रखना है, सीक्रेट रखना है। किसी मामले को, उस मामले के ऊपर कोई चर्चा करनी है या उससे उस विषय पर कोई कार्यवाही करवानी है, उस विषय को लेकर के कोई चर्चा करनी है, तो जब कोई मामला गोपनीय हो तब ये पत्र लिखे जाते हैं। या फिर कब लिखे जाएंगे कि अगर मान लीजिए लंबित या विलंबित विषयों पर शीघ्र कार्यवाही करने हेतु। अब इस लाइन को समझिए, क्या कह रहा है? लंबित का मतलब क्या होता है कि कोई विषय ऐसा है, कोई काम ऐसा है जिसको करे हुए, जिसकी फाइल गए हुए काफी दिन हो गए हैं, लेकिन उस फाइल के ऊपर काम नहीं हो पाया है, तो उस लंबित या विलंबित विषय पर ध्यान दिलाने के लिए एक अधिकारी जो है दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत स्तर पर यह पत्र लिखता है। समझ में है ना? तो कब लिखे जाते हैं? जब कोई मामला गोपनीय हो या कोई लंबित या विलंबित विषय हो, उस पर शीघ्र कार्यवाही करवानी हो, या फिर किसी मामले पर व्यक्तिगत ध्यान आकर्षण करना हो, यानी कि व्यक्तिगत तौर पर उससे रुचि लेकर, इंटरेस्ट लेकर वो कार्य करने का क्या करा जाता है? आग्रह किया जाता है, आग्रह करने किया जाता है। तो ये 3 चीजें आप ध्यान रखेंगे कि ये जो अर्ध सरकारी पत्र हैं ये कब लिखे जाते हैं। ये अर्ध सरकारी पत्र तब लिखे जाते हैं जब कोई मामला गोपनीय हो या लंबित या विलंबित विषयों पर शीघ्र कार्यवाही करनी हो, शीघ्र कार्यवाही करनी हो, या फिर किसी मामले पर व्यक्तिगत स्तर पर ध्यान आकर्षित करवाना हो, उस समय ये पत्र लिखे जाते हैं। फिर यहां पर देखिए, ये पत्र किसी अधिकारी विशेष के नाम से भेजा जाता है। हां, ध्यान दीजिए, देखिए यहां पर गोपनीय की बात हो रही है ना, कि ये जो पत्र होगा ये किसी अधिकारी विशेष के नाम से भेजा जाएगा। अब इस पत्र को कोई अन्य व्यक्ति नहीं खोल सकता। उस कार्यालय में जो मुख्य लिपिक होता है, एलडीसी होता है, क्लर्क होता है, वो भी नहीं खोल सकता। उस कार्यालय में जो अधीक्षक होता है वो भी नहीं खोल सकता। उस कार्यालय में कोई अन्य अधिकारी होगा वो भी नहीं खोल सकता। ये पत्र वही अधिकारी खोलेगा जिसके नाम से यह पत्र भेजा गया है, इसलिए यह बिल्कुल गोपनीय होता है और विश्वसनीय होता है। तो ये अर्ध सरकारी जो पत्र है ये जिस व्यक्ति के नाम से लिखा जाता है, जिस व्यक्ति या जिस अधिकारी के नाम भेजा जाता है, उस कार्यालय में वही अधिकारी, वही व्यक्ति उस पत्र को खोल सकता है। कोई अन्य व्यक्ति उस पत्र को नहीं खोल सकता। यही कारण है कि इस पत्र को क्या कहा जाता है कि यह गोपनीय स्तर पर बिल्कुल विश्वसनीय पत्र होता है, क्योंकि यह पत्र सीधा उस अधिकारी, उस व्यक्ति के पास पहुंचता है जिसे हमने भेजा है, वे स्वयं ही इस पत्र को खोल सकता है। तो ये कह रहे हैं कि ये पत्र जो होता है किसी अधिकारी विशेष के नाम से भेजा जाता है, अतः कार्यालय का
जो मुख्य लिपिक है या अधीक्षक है या कोई अन्य व्यक्ति है वो इसको नहीं खोल सकता। ये तीन चीज ध्यान रखिए। फिर आगे कह रहे हैं कि इस पत्र में जो अभिवादन होता है, अब देखिए अभिवादन जो होता है अपन लिखते हैं, प्रेषक लिखते हैं। पहले सामान्य कार्यालय पत्र जो थे मैंने उसका प्रारूप अभी नहीं बताया है, क्योंकि जब तक यह सरकारी पत्र नहीं होगा तब तक उसका और इसका प्रारूप में अंतर आप लोग नहीं समझोगे। तो आप ध्यान दीजिए, जो सामान्य कार्यालय पत्र होते हैं उसमें अभिवादन करते समय हम लिखते हैं महोदय, यानी कि सबसे पहले प्रेषक आता है। प्रेषक कौन होता है? जो पत्र लिखने वाला व्यक्ति होता है। फिर प्रेषिती आती है जिसको पत्र लिख रहे हैं। फिर हम लोग विषय लिखते हैं, विषय के बाद में हम लिखते हैं महोदय, तो वो कहलाता है अभिवादन, ठीक है ना। किंतु अर्ध सरकारी पत्र जो होते हैं बच्चों, उनके अंदर अभिवादन के लिए जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वो कौन से होते हैं? इसमें इस पत्र में अभिवादन के लिए या तो प्रिय श्री, क्या लिखेंगे? प्रिय श्री, या फिर क्या लिखेंगे? मेरे प्रिय श्री, और जो भी नाम होगा ये लिख देंगे। अगर कोई महिला होगी तो उसके लिए क्या लिखेंगे? सुश्री, सम्माननीय, आदरणीय। क्यों? जैसे अपन व्यक्तिगत स्तर पर किसी को पत्र लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? मेरे प्रिय मित्र। तो ये जो पत्र होता है इसमें विषय सरकारी होता है, किंतु इसकी जो भाषा होगी वह कैसी होगी? व्यक्तिगत स्तर वाली होगी, आत्मीय शैली में लिखा जाता है, आत्मीय ढंग से लिखा जाता है। जैसे हम किसी अपने मित्र को पत्र लिख रहे होते हैं, उससे व्यक्तिगत स्तर पर किसी विषय पर कार्यवाही करवाने हेतु ये पत्र लिखे जाते हैं। तो यहां पर ये ध्यान दीजिए कि इस पत्र में अभिवादन के लिए प्रिय श्री या मेरे प्रिय श्री या सुश्री या सम्माननीय आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और ये पत्र जो होते हैं बच्चों सदैव उत्तम पुरुष शैली। अब ध्यान दीजिए, पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द के तीन भेद होते हैं। पर्सन, तीन पर्सन होते हैं ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो ऐसी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, तीन तरह के पुरुष होते हैं। जितने भी सरकारी पत्र होते हैं, जितने भी सरकारी पत्र होते हैं वो सारे के सारे अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं। कौन सी शैली में लिखे जाते हैं? अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं। किंतु जो अर्ध सरकारी पत्र होता है, अर्ध सरकारी पत्र जो होता है वह उत्तम पुरुष शैली या मध्यम पुरुष शैली में लिखा जाता है। ध्यान दीजिए बच्चों, आगे आप 12th के बाद में जैसे कंपटीशन एग्जाम देते हो, हाई कोर्ट एलडीसी का एग्जाम होता है या आईएएस आरएएस का एग्जाम देते हो या एसआई का एग्जाम होता है, वहां पर पत्र एवं प्रारूप लेखन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वहां पर यही होता है कि जो अर्ध सरकारी पत्र होते हैं वहां संबोधन या अभिवादन के लिए कौन सा शब्द प्रचलित है, उसमें ऑप्शन आते हैं सेवा में महोदय, ठीक है ना, या प्रिय श्री, इस तरह से। तो यहां पर देखिए अभिवादन के लिए कौन सा शब्द आएगा? प्रिय श्री, मेरे प्रिय श्री। लेकिन ये कहेंगे कि कौन सी शैली में लिखा जाता है? तो जितने भी पत्र हैं औपचारिक पत्र, जिनको कार्यालय पत्र भी बोलते हैं, जिनको सरकारी पत्र भी बोलते हैं, जिनको शासकीय पत्र भी बोलते हैं, ऑफिशियल लेटर, ये जितने भी होते हैं वो सबके सब अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं। किंतु जो अर्ध सरकारी पत्र है यह उत्तम पुरुष शैली या मध्यम पुरुष शैली में लिखा जाता है। अब अन्य पुरुष में शब्द क्या होते हैं? वह और वे। लेकिन जो मध्यम पुरुष होता है उसमें क्या लिखते हैं? तू और तुम। लेकिन तू और तुम की जगह एक, आपको ध्यान हो तो मैंने सर्वनाम शब्द पढ़ाए थे तो आप शब्द पढ़ाया था। हम किसी को जब सम्मान से बोलते हैं तो आप, तो जो आप शब्द होता है ये भी मध्यम पुरुष में आता है। और उत्तम पुरुष में क्या होता है? मैं या हम, मैं या हम। अब यहां पर भी एक चीज सीखने की है बच्चों कि जो सामान्य कार्यालय पत्र होते हैं वहां पर मैं का प्रयोग नहीं किया जाता, वहां पर करा जाता है हम का प्रयोग। कौन से करा जाता है? वो मैं के स्थान पर हम शैली में लिखा जाता है। जबकि अर्ध सरकारी जो पत्र होते हैं यहां पर मैं, मेरा, आप जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। यानी कि ये उत्तम पुरुष शैली और मध्यम पुरुष शैली में इसको लिखा जाता है। इन पत्रों का जो विषय होता है वह होता है सरकारी। इन पत्रों का जो विषय होता है वो सरकारी होता है, लेकिन इनकी जो शैली होती है वो कैसी होती है? अनौपचारिक और आत्मीय, अनौपचारिक और आत्मीय शैली में ये लिखे जाते हैं। ध्यान से समझ लीजिए बच्चों, बहुत ही शानदार तरीके से मैं आप लोगों को ये पत्र सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप लोग मेरे इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको ये पत्रों से संबंधित किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल डिटेल में आपको नोट्स मिलेंगे। आप लोग
अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे मैं आपको बिल्कुल सीरीज से जितने भी पत्र हैं सारे पत्र मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि आफ्टर 12th आप लोग जब भी कंपटीशन एग्जाम देने जाएंगे तो आपको पत्रों से संबंधित किसी भी प्रश्न का जो जवाब है वो कहीं और ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतने डेप्थ में डिटेल में मैं आप लोगों को ये चीजें सिखाने वाला हूं। तो देखिए यहां तक हम लोगों ने बात करी है इस पत्र के बारे में कि ये जो अर्ध सरकारी पत्र है इसमें क्या क्या बात है कि इसमें विषय सरकारी होता है, किंतु इसकी जो शैली होती है वह कैसी होती है, अनौपचारिक एवं आत्मीय होती है। इनकी जो शैली होती है वो कैसी होती है, अनौपचारिक एवं आत्मीय होती है। अब यहां देखो एक शब्द आता है अधोलेख। अब अधोलेख का मतलब होता है पत्र के अंत में जब यहां पर हम लिखते हैं भवदीय, क्या लिखते हैं, भवदीय लिखते हैं या प्रार्थी लिखते हैं। लेकिन अर्ध सरकारी पत्रों में पत्र के अंत में अधोलेख के रूप में भवदीय शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि वहां अधोलेख के रूप में कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है, देखिए भवदीय के स्थान पर वहां पर शब्द का प्रयोग करा जाता है आपका। कौन से शब्द का प्रयोग करा जाता है, जैसा अपने मित्र को लिखते हैं तो आप क्या लिखते हैं, आपका प्रिय मित्र, तो यहां पर भी कहते हैं आपका या भवनिष्ठ सद्भावी, भवतनिष्ठ शब्द। अब भवत जो शब्द है ये संस्कृत का शब्द है, भवत का मतलब भी क्या होता है, आप, आपके लिए निष्ठित, सद्भावना, ठीक है ना। तो भवतनिष्ठ सद्भावी या फिर क्या लिखा जाता है, शुभेच्छु, या क्या लिखा जाता है, शुभेच्छु। ये तीन शब्दों में से कोई एक शब्द लिखा जाता है। वापिस सुन लीजिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम के अंदर कि अर्ध सरकारी पत्रों में अधोलेख के रूप में निम्नलिखित में से क्या लिखा जाता है, तो वहां पर आपको ऑप्शन मिलेंगे भवदीय या मिलेगा प्रार्थी, ठीक है ना, या फिर आपका प्रिय मित्र, या फिर मिलेगा आपका। तो आपने करना क्या है, आपका, भवतनिष्ठ, सद्भावी और शुभेच्छु, ये तीन शब्द जो हैं इनको ध्यान रखने की जरूरत है कि यहां पर अधोलेख के रूप में भवदीय के स्थान पर आपका, भवनिष्ठ या भवतनिष्ठ, सद्भावी या शुभेच्छु, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इन पत्रों में देखो मैं, मेरा और आप जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। यहां पर मैंने बताया ना कि ये कौन सी शैली में लिखा जाएगा, ये उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाएगा। कौन सी शैली में लिखा जाता है, उत्तम पुरुष शैली में या फिर मध्यम पुरुष शैली में लिखा जाता है। तो ये मैं और मेरा जो शब्द होता है ये कौन सा होता है, ये उत्तम पुरुष में होता है, और आप जो शब्द होता है ये किस में होता है, मध्यम पुरुष में होता है। तो कुल मिलाकर यहां पर ये पत्र जो है इसके परिभाषा से संबंधित और इसकी कुछ विशेषताओं से संबंधित मैंने अभी बात करी है। आगे और भी चीजें, इसको ध्यान से समझो एक बार फिर से कि अर्ध सरकारी पत्र वे पत्र होते हैं जो किसी कार्यालय में किसी अधिकारी के द्वारा किसी अन्य अधिकारी को लिखे जाते हैं, और वो अधिकारी या तो उसके समकक्ष होता है या उसका अधीनस्थ होता है, उन्हीं को ये पत्र लिखे जाते हैं। ये पत्र तब लिखे जाते हैं जब कोई मामला गोपनीय हो या किसी विषय पर शीघ्र कार्यवाही करनी हो, जब किसी विषय पर शीघ्र कार्यवाही करनी हो, यानी कि जो लंबित या विलंबित विषय होता है उस पर शीघ्र कार्यवाही करनी हो, या किसी विषय पर व्यक्तिगत स्तर पर ध्यान आकर्षित करना हो। फिर हम ध्यान रखेंगे कि ये पत्र सरकारी होते हैं, इनका विषय सरकारी होता है, किंतु इनकी जो भाषा होती है वह अनौपचारिक, इनफॉर्मल, अनऑफिशियल लेटर्स की तरह इनकी भाषा शैली होती है। ये जो पत्र होते हैं ये उत्तम पुरुष शैली या मध्यम पुरुष शैली में लिखे जाते हैं। ये पत्र जो हैं बिल्कुल विश्वसनीय होते हैं, इनमें एक निष्ठता होती है। अब एक निष्ठा का मतलब क्या होता है बच्चों, कि ये पत्र जिस अधिकारी को लिखे जाते हैं वही अधिकारी इन पत्रों को खोल सकता है। उस कार्यालय का जो अन्य कर्मचारी है, चाहे वो क्लर्क हो, लिपिक हो, या फिर कोई अधीक्षक हो या कोई अन्य कर्मचारी हो, वो इस पत्र को नहीं खोल सकता। इसके अभिवादन संबोधन के लिए, इसके अभिवादन या संबोधन के लिए महोदय शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि प्रिय श्री
या फिर मेरे प्रिय या सुश्री, सम्माननीय आदि शब्दों का इसमें प्रयोग किया जाता है। और यहां पर पत्र के अंत में अधोलेख के रूप में भवदीय शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द होता है? आपका, भवतनिष्ठ, सद्भावी या शुभेच्छु ऐसे शब्द होते हैं। और इन पत्रों में मैं, मेरा और आप जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि जब ये पत्र लिखते हैं तो इसकी शुरुआत कैसे होती है। इसका जो आरंभिक वाक्य होता है, जैसे आपने संबोधन कर लिया, अभिवादन कर लिया, मेरे प्रिय, प्रिय श्री, सुश्री, इस तरह से कर लिया। फिर इस पत्र की जो शुरुआत होती है, इस पत्र की जो शुरुआत होती है वो किस ढंग से होती है, इसके लिए 4-5 तरीके हैं। जैसे शुरुआत होती है तो देखिए, सबसे पहले इसका आरंभिक वाक्य, इसका जो प्रारंभिक वाक्य होता है इस पत्र का, वो क्या होता है? देखिए, पहले नंबर पर यह वाक्य लिखा हुआ है कि मुझे आपको यह सूचित करना है कि ... इसका मतलब है कि इसके आगे विषय आ जाएगा। क्या लिख रहा है? मुझे आपको यह सूचित करना है। देखो, मुझे आपको यह सूचित करना, मुझे मतलब उत्तम पुरुष हो गया, आपको मतलब तुमको, यह मध्यम पुरुष हो गया। तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष शैली में इसे लिखा जाता है। मुझे आपको यह सूचित करना है कि, अब विषय आ जाएगा। दूसरी शुरुआत इसको कैसे कर सकते हैं? आपसे निवेदन है कि, फिर विषय आ जाएगा, कोई विषय की बात हो रही होगी, आपसे निवेदन है कि। एक तीसरी शुरुआत कैसे होती है? आपका ध्यान विषय की ओर आकृष्ट करते हुए मुझे आपसे यह निवेदन करने की अपेक्षा की गई है। ध्यान से सुनिए क्या लिख रहा है? आपका ध्यान इस विषय की ओर आकृष्ट करते हुए मुझे आपसे यह निवेदन करने की अपेक्षा की गई है। तो कुल मिलाकर यह शुरुआत हो गई। चौथी शुरुआत कैसे हो सकती है? कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या, दिनांक का अवलोकन करें। मतलब यहां पर पत्र संख्या आ जाएगी, वही पत्र क्रमांक, और दिनांक आ जाएगा, इसका अवलोकन करें, इसको एक बार देखें। ठीक है, मुझे आपसे यह कहने का अनुरोध करने की अपेक्षा की गई है। ये 5वीं शुरुआत है। मुझे आपसे यह कहने का अनुरोध करने की अपेक्षा की गई है। तो बच्चों, कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये जो अर्ध सरकारी पत्र है, जिसे अर्ध शासकीय पत्र भी बोला जाता है, जिसे अंग्रेजी में डेमी ऑफिशियल लेटर बोला जाता है, इस पत्र को आप लोगों ने समझ लिया होगा कि इसका जो आरंभिक वाक्य है वो क्या है। इससे आगे हम लोग इसकी विशेषताओं के ऊपर बात करेंगे और फिर हम लोग इसके प्रारूप पर बात करेंगे। और जब इसके प्रारूप को मैं समझाऊंगा, उसके बाद में मैं आप लोगों को जितने भी सामान्य कार्यालय पत्र हैं और जो अर्ध सरकारी पत्र है, इन दोनों पत्रों में मैं अंतर करके सिखाऊंगा कि इन दोनों में किन किन बातों का अंतर है। बाकायदा हम लोग अंतर करेंगे, जिसको तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, दो पत्रों में तुलना करना। ये पहली बार आप लोग YouTube पर ऐसी इस तरह की चीजें देखेंगे कि जब आपको इस ढंग से पढ़ाया जा रहा होगा कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या, आपके एग्जाम में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं वो सारे के सारे प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल मैं केवल 11th और 12th के लेवल को ध्यान में रख करके पढ़ाई करवा रहा हूं, किंतु नेक्स्ट एक सीरीज मेरे चैनल पर शुरू होने वाली है, जिसमें मैं आपको कंपटीशन स्तर की व्याकरण पढ़ाने वाला हूं, जिसमें मैं पटवार, LDC हाई कोर्ट या फिर रीट के एग्जाम को ध्यान में रख करके जो हिंदी व्याकरण है उसको मैं पूर्णतः विस्तार से कंपटीशन लेवल के स्तर पर मैं वो चीजें पढ़ाने वाला हूं। तो फिलहाल आप लोग केवल इन चीजों को यहां पर सीखने की कोशिश करें कि यहां क्या हो रहा है। अब हम लोग बात करते हैं इनकी विशेषताओं के ऊपर। अब हम बात कर रहे हैं कि जो अर्ध सरकारी पत्र है इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। देखिए, विशेषताएं जो होती हैं आप क्रम से दिमाग में अपने ध्यान रखें क्या क्या बातें हैं। देखिए, ये पत्र जो होते हैं ये औपचारिक या सरकारी पत्र होते हैं। ये आप लोग जान चुके हो कि ये जो अर्ध सरकारी पत्र होते हैं ये औपचारिक या सरकारी या शासकीय पत्र ही होते हैं, यानी कि कार्यालय ही पत्रों का एक भेद होता है अर्ध सरकारी पत्र। किंतु इनकी जो भाषा शैली होती है वह अनौपचारिक पत्रों जैसी होती है। सबसे बड़ी विशेषता यह है, आप लोग इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि जो अर्ध सरकारी पत्र है या अर्ध शासकीय पत्र है या फिर डेमी ऑफिशियल लेटर्स जो हैं, ये सरकारी पत्र के एक भेद हैं।
यानी कि ये एक तरह से सरकारी पत्र ही हैं, लेकिन इनकी जो भाषा होती है वो कैसी होती है, अनौपचारिक पत्रों जैसी होती है। अब यहां पर देखिए इन पत्रों में संबोधन के स्थान पर प्रिय श्री, मेरे प्रिय श्री या सुश्री या आदरणीय जैसे जो शब्द लिखे जाते हैं, ये पत्र जो लेखक होता है वे अपने हाथों से लिखता है, टंकण नहीं करवाता है। टंकण का मतलब है कि उसे टाइपिंग नहीं करवाता है, भाई पूरा लेटर टाइप हो जाता है, लेकिन कहने का मतलब है जब वो अधिकारी लिख रहा होता है जिस अधिकारी को, तो ये चीजें मेरे प्रिय श्री सुश्री आदरणीय जो शब्द होते हैं इनको अपने हाथों से लिखता है। तो कंपटीशन जो एग्जाम होता है उसमें यह भी होता है कि अर्ध सरकारी पत्रों में निम्न में से क्या है जो पत्र लेखक अपने हाथों से लिखता है। तो इसमें दो चीजें हैं बच्चों जो पत्र लेखक अपने हाथों से लिखता है, एक तो जो संबोधन होता है, ये ध्यान लिख लेना, या तो संबोधन आता है शब्द या फिर अभिवादन शब्द आता है। संबोधन या अभिवादन सूचक जो शब्द होते हैं, प्रिय श्री, मेरे प्रिय श्री, सुश्री, ये जो शब्द होते हैं उसे पत्र लेखक अपने हाथों से लिखता है। और एक जो पत्र का जो समापन वाक्य होता है, ये ध्यान दीजिए, पत्र का जो समापन वाक्य होता है जैसे सादर या सप्रेम मंगल कामनाएं, इन शब्दों को भी पत्र लेखक अपने हाथों से लिखता है। ये दो बिंदु हैं, संबोधन और समापन वाक्य। संबोधन और समापन वाक्य। अब इसका जो संबोधन होगा वो कैसे होगा, मेरे प्रिय श्री, सुश्री, सम्माननीय, आदरणीय, ये शब्द तो होते हैं संबोधन या अभिवादन सूचक शब्द। और समापन वाक्य कौन से होते हैं, क्या होते हैं, सादर या सप्रेम मंगल कामनाएं। ये सारे शब्द जो होते हैं लेखक जो होता है, जो पत्र लिख रहा है, जो पत्र लिखने वाला अधिकारी होता है, वो अपने हाथों से लिखता है, उसे टाइप नहीं करवाता है। तो ये चीज भी इसमें महत्वपूर्ण है। एक आगे देखिए कि सरकारी प्रयोजन से व्यक्तिगत स्तर पर लिखे जाते हैं। ये विशेषता है कि इन पत्रों का जो प्रयोजन होता है, जो उद्देश्य होता है, वो क्या होता है, सरकारी होता है, लेकिन लिखे कैसे जाते हैं, व्यक्तिगत स्तर पर लिखे जाते हैं। इसका मतलब है ये किसी कार्यालय की ओर से नहीं लिखे जाते हैं, ये सरकार में जैसे आदेश निकलता है, ऑर्डर निकलता है, इस तरह से नहीं होता है, बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर इन पत्रों को लिखा जाता है, किंतु इनका जो उद्देश्य होता है, इनका जो प्रयोजन होता है वो सरकारी ही होता है। तो ये इसकी एक विशेषता है कि अर्ध सरकारी पत्र जो होते हैं ये इनका प्रयोजन सरकारी होता है, किंतु व्यक्तिगत स्तर पर इनको लिखा जाता है। फिर इसमें देखिए व्यक्तिगतता। अब व्यक्तिगतता का मतलब ये होता है बच्चों कि इसमें व्यक्तिगत स्तर की बात होती है कि एक अधिकारी व्यक्तिगत स्तर पर किसी दूसरे अधिकारी को, जैसे पर्सनली किसी को मैसेज करते हैं, हम पत्र लिखते हैं, उसी तरह वह व्यक्तिगत स्तर पर पत्र लिखता है। इसलिए इस पत्र की यह विशेषता है कि इसमें व्यक्तिगतता होती है। एक होती है आग्रह परकता। अब आग्रह परकता का मतलब क्या होता है कि इसमें केवल आग्रह किया जाता है, निवेदन किया जाता है, ऑर्डर नहीं दिया जाता है। भाई सरकारी पत्र होगा तो उसमें सरकार का आदेश है, सरकार ने कोई नीति है, कोई मामला है, उसके ऊपर अपने जितने भी अधिकारी हैं, समकक्ष हो या उच्च अधिकारी हो या अधीनस्थ अधिकारी हो, किसी को भी कार्यालय पत्र जो है, सरकारी पत्र भेजे जा सकते हैं, उसमें सरकार का दबाव होता है। लेकिन जो अर्ध सरकारी पत्र होते हैं इसमें किसी विषय का दबाव नहीं होता है, बल्कि वहां पर उससे आग्रह किया जाता है, निवेदन किया जाता है। इसलिए यह पत्र की विशेषता है, इसमें आग्रह परकता होती है। क्या होती है इसमें, आग्रह परकता होती है। फिर हम कहते हैं सहयोग की मैत्री भावना पाई जाती है, यानी कि ये जो पत्र होते हैं इसमें सहयोग की मैत्री भावना होती है। जैसे सपोज करिए कोई मित्र है और वह किसी मामले पर अटक गया है या किसी विषय को लेकर उलझ गया है, तो वह अपने मित्र की सहायता, मित्र की तरह वह उस विषय को सुलझाने में उसका सहयोग करता है। तो ये जो अर्ध सरकारी पत्र होते हैं इनमें सहयोग की मैत्री भावना पाई जाती है, सहयोग करने की मैत्री भावना पाई जाती है। आज हो सकता है कि
मैं एक अधिकारी हूं, मैं अपने कार्यालय में किसी विषय को लेकर उलझ गया हूं, आप दूसरे कार्यालय में हो, वहां अधिकारी हो, तो उस विषय को लेकर हम लोग वैचारिक आदान प्रदान कर रहे हैं, विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। इसलिए इन पत्रों के अंदर क्या पाया जाता है बच्चों? सहयोग की मैत्री भावना पाई जाती है। फिर देखिए एक शब्द लिखा है, राजभाषा में लिखना अनिवार्य नहीं। जितने भी कार्यालय पत्र होंगे, सरकारी पत्र होंगे, उसे राजभाषा में लिखा जाता है। अब आप लोग ये समझिए कि ये जो भाषा है, ये भाषा तीन तरह की होती है। एक होती है बच्चों मातृभाषा, कौन सी होती है? मातृभाषा। एक होती है राष्ट्रभाषा और एक तीसरे नंबर पर होती है राजभाषा। ये तीन तरह की भाषाएं होती हैं। तो ये मातृभाषा का मतलब क्या होता है? मातृ शब्द का अर्थ क्या होता है? माता, अर्थात बालक पहली बार अपनी माता से जो भाषा सीखता है उसे हम कहते हैं मातृभाषा। यानी कि बालक पहली बार अपनी माता से जिस भाषा को सीखता है उसे हम कहते हैं मातृभाषा। और एक होती है राष्ट्रभाषा। ये राष्ट्रभाषा क्या होती है बच्चों? कि जिस देश में एक बड़े जन समूह के द्वारा जो भाषा बोली जाती है और जिसे संविधान में राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है, वो उस देश की क्या कहलाएगी? राष्ट्रभाषा कहलाएगी। और राजभाषा का मतलब क्या होता है? कि वह भाषा जिसमें प्रशासन से संबंधित कामकाज किए जाते हैं, कोर्ट कचहरी के, पुलिस में रपट लिखवानी है, रिपोर्ट लिखवानी है, ये जो कोर्ट कचहरी से संबंधित जो बातें होती हैं, यानी कि प्रशासन के जो काम जिस भाषा में होते हैं वो कहलाती है राजभाषा। अब जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है वहां पर अगर कोई लेटर लिखा जाएगा तो वो किस में लिखा जाएगा? राजभाषा में लिखा जाएगा। यानी कि राजभाषा, अब जैसे हमारे इस एरिया में हिंदी भी राजभाषा है, लेकिन केरला, गोवा उस साइड जाएंगे तो अंग्रेजी भी राजभाषा हो जाती है। तो कहने का मतलब है बच्चों, हमारे देश की जो राष्ट्रभाषा है वो तो क्या है? हिंदी। अब ये मातृभाषा सबकी अलग अलग हो सकती है। किसी की गुजराती हो सकती है, किसी की पंजाबी हो सकती है, किसी की सिंधी हो सकती है, किसी की तेलुगु हो सकती है, किसी की मलयालम हो सकती है। बालक पहली बार जिस भाषा को अपनी माता से सीखता है वो कहलाती है मातृभाषा। और राष्ट्रभाषा एक बड़े जन समूह के द्वारा जो भाषा बोली जाती है, जिसे संविधान में राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है, वो कहलाती है राष्ट्रभाषा। और राजभाषा का मतलब है जिस भाषा में प्रशासन के कामकाज होते हैं वो कहलाती है राजभाषा। तो ये जो पत्र लिखे जाते हैं, अर्ध सरकारी पत्र लिखे जाते हैं, इनमें राजभाषा में इसको लिखना अनिवार्य नहीं। ये इसकी एक विशेषता है कि अर्ध सरकारी पत्र जो होते हैं उन्हें राजभाषा में लिखना अनिवार्य नहीं होता है। ठीक है, इसकी भाषा जो होती है उसमें मैं मेरा शैली होती है। यानी कि इसकी जो भाषा होती है उसमें मैं मेरा शैली होती है। यह विशेषता है। विषयगत एक निष्ठता। विषयगत एक निष्ठा का मतलब यह है बच्चों, एक तो होता है वस्तुगत एक निष्ठता, एक होती है विषयगत एक निष्ठा। अब वस्तुगत एक निष्ठा का मतलब होता है, वस्तुगत का मतलब होता है ऑप्शनल। मान लीजिए कंपटीशन एग्जाम के अंदर कोई भी प्रश्न आता है तो उसका उत्तर जो है, पूरे देश के बच्चे उसको परीक्षा दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन उसका उत्तर एक ही होता है, वो कहलाती है वस्तुनिष्ठता। यानी कि कोई पत्र कार्यालय से भेजा गया है, उस कार्यालय में किसी भी अधिकारी को वो पत्र मिला है, उस कार्यालय में जितने भी अधिकारी उस पत्र को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि वो पत्र उनके लिए लिखा गया है, तो ये तो कहलाती है वस्तुगत एकनिष्ठता। लेकिन हम बात कर रहे हैं विषयगत एकनिष्ठता। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? विषयगत एक निष्ठा का मतलब है कि इसमें जिस व्यक्ति के लिए पत्र लिखा गया है उसी व्यक्ति को लगता है ये पत्र उसे लिखा गया है, किसी अन्य व्यक्ति के लिए वो पत्र नहीं होता है, क्योंकि बाकायदा उसमें प्रिय श्री और उसका नाम वगैरह लिखा होता है। तो इसमें विषयगत एक निष्ठता होती है। समझ में आया ना? ये भी एक इसकी विशेषता है। संक्षिप्तता, यानी कि यह पत्र जो होता है अनावश्यक रूप से इसको बड़ा करके नहीं लिखा जाता है, बातों को संक्षिप्त तौर पर सरलता से व्यक्त किया जाता है। तो संक्षिप्तता ये भी इसकी क्या होती है? एक विशेषता होती है। और एक रूपता का अभाव पाया जाता है, यानी कि इस पत्र को लिखने का जो शैली है वो एक जैसी नहीं होती है, एक रूपता नहीं होती है।
हर अधिकारी अपने अपने तरीके से इसको लिख सकता है, तो इसमें एक रूपता का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। फिर हम लोगों ने इनके बारे में चर्चा कर ही चुके हैं कि ये उत्तम पुरुष शैली और मध्यम पुरुष शैली में लिखा जाता है। ये गैर सरकारी व्यक्ति को भी हम लिख सकते हैं, लेकिन इनका जो विषय होगा वो कैसा होगा, सरकारी होगा। गैर सरकारी व्यक्ति को भी लिख सकते हैं, लेकिन विषय कैसा होगा, सरकारी विषय होगा। तो ये इनकी कुछ विशेषताएं हैं जो मैंने आपको बताई है। उम्मीद है आपको ये अर्ध सरकारी पत्र जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं तुलनात्मक अध्ययन, सामान्य कार्यालयी पत्र और अर्ध सरकारी पत्र में क्या अंतर है, उनके प्रारूप में क्या अंतर है। तो वेट करिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि आप लोगों को कैसा ये वीडियो लगा। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।